सलाम जे के देखने वाले सभी नाजरीन को साहिल अमीन और इशफाक गौहर का खुलूस बरा सलाम पहुंचे। नाजरीन मोहतरम, प्रोग्राम इस वक्त गुलिस्तान न्यूज़ के दिल्ली स्टूडियो से बराह रास्त आप तक पहुंच रहा है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। नाजरीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम सियासी, समाजी और मजहबी मामलात के साथ साथ उन खबरों पर बात करते हैं जिन खबरों पर आपकी नज़र दिन भर रहती है। आज के प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जिन पर हम बात करेंगे। जहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में मौसमी सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे, वहीं पर बात करेंगे सियासी सूरत हाल की। और सियासी सूरत हाल के हवाले से अगर बात करेंगे तो जिस तरीके से मुख्तलिफ रियासतों में कांग्रेस की जानिब से असम्बली इंतखाबात में जीत हासिल की है, उसको लेकर रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो कांग्रेस का कैडर है उसमें भी कहीं न कहीं जोश देखने को मिल रहा है। इस पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे वादी कश्मीर के हालात की। और वादी कश्मीर के हालात में सबसे पहले बात करेंगे हम शुमाली कश्मीर के सोपोर की। और सोपोर में कल शाम से फौज और जंगजू के बीच झड़प जारी है और इस झड़प के हवाले से मजीद बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे सीनियर साथी इशफाक गौहर। बहुत शुक्रिया साहिल आपका, और सामीन नाजरीन आप सबको भी मेरी तरफ से खलूस भरा और प्यार भरा आदाब हो। चूँकि खबरों की शुरुआत जो हम करेंगे वो नॉर्थ कश्मीर के सोपोर इलाके से करते हैं, जहाँ पर कल मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया था और घर घर तलाशी शुरू की गई थी। अगरचे इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 22 राष्ट्रीय राइफल स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो जम्मू कश्मीर पुलिस का है और सीआरपीएफ की मदद से ब्राट कलान इलाके का जो है और गनाई घुंड मोहल्ले का जो है वो कॉर्डन किया गया था, क्योंकि वहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये खबर मिली थी कि मुश्तबे अफराद की नकलो हमल है और उनकी पकड़ दकड़ के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया था। लेकिन पहले इब्तिदाई राउंड में इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया गया, लेकिन बाद में दोबारा एजेंसियों को ये पुख्ता इंफॉर्मेशन थी कि जिस इलाके के अंदर वो गए थे वहां पर मुश्तबे अफराद की मौजूदगी है, तो दोबारा इस ऑपरेशन को वहां पर शुरू किया गया था। और जो ही ऑपरेशन शुरू किया गया, रात को इजाफी नफरी को तैनात किया गया, तो उसके फौरन बाद वहां गोलियां चलने की भी आवाज जो है वो सुनाई दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया था। और मुहासरे के दौरान इब्तिदाई जो कोशिश सिक्योरिटी एजेंसीज की रही है, जिस तरीके से सरकारी तर्जुमान की तरफ से भी बयान सामने रखा गया कि उनकी इब्तिदाई कोशिश जो रही है वो ये रही है किसी न किसी तरीके से जानी और माली नुकसान जो है वो कम हो, और उन्हीं चीजों का ध्यान रखते हुए पूरे ऑपरेशन को जो है वो चलाया गया। अगरचे रात देर गए कुछ सिविलियनों के जख्मी होने की खबर सामने आई थी, लेकिन बाद अज़ा खबर की जो है जो बुनियादी खबर थी वो सामने आई कि जो खबर थी वो अफवाह थी और उस खबर के पीछे कोई भी सदाकत नहीं है। लेकिन अभी की अगर हम बात करें, क्योंकि रात का वाकया था, और आज सुबह से अगर हम बात करें तो सुबह सुबह एक बार फिर तलाशी कार्रवाई जो है वो ब्राट कलान, गोंड महला और सोपोर के आसपास के इलाकों के अंदर बड़े पैमाने पर उस जो कॉर्डन वाला एरिया था वहां पर तलाशी कार्रवाई जो है वो शुरू की गई थी। लेकिन क्या कुछ इस वक्त की सूरत हाल, क्योंकि सुबह जब हम खबर अपने न्यूज सेंटर के अंदर कलेक्ट कर रहे थे और देख रहे थे कि क्या कुछ सूरत हाल है, तो उस वक्त ये लग रहा था कि शायद ऑपरेशन कुछ देर और चलेगा। लेकिन जरा से जो हमारे पास खबर थी वो ये थी कि ऑपरेशन को शायद वाइंड अप भी किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इतलात थी उसके बरक्स भी कुछ मामलात वहां पर देखने को मिल रहे थे। क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात है, सीधे हम श्रीनगर चलते हैं, जहां से हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किया है हिलाल हांजूरी ने। हिलाल, क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात आपके पास है ब्राट कलान सोपोर में, जहां मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान तसादुम हुआ था, रिहायशी मकान में जंगजू मैसूर थे और लोगों को भी आगे पीछे जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। दिफाई जराया से हमारे पास ये खबर रात को आई थी। क्या कुछ आपके पास इस वक्त ताज़ा तरीन खबर है, क्योंकि खबर ये है कि मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज रात देर गए जिसे मुनक़ता किया गया था वो लगातार अभी भी बंद है। हाँ जी बिल्कुल गौहर, अगर ताज़ा तफसीलात की बात करेंगे तो अभी भी जो है ऑपरेशन जारी है और पूरे इलाके में मुहासरा भी है। और पूरे इलाके की ही अगर बात करते हैं तो खबरें आती हैं और अफवाहें भी हैं कि यहाँ 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, लेकिन जब हम ऑफिशियली बात करते हैं तो अभी अभी हमारी बात
DIG नॉर्थ कश्मीर अतुल कुमार गोयल के साथ हुई है, तो उन्होंने भी कहा कि अभी ऑपरेशन जारी है। और जब हमने उनसे पूछा कि यहाँ पर क्या कोई मिलिटेंट की कैजुअलिटी अभी तक हुई है, तो उससे उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि अभी तक फोर्सेस कुछ भी कह नहीं सकती कि कोई मिलिटेंट की कैजुअलिटी हुई है, क्योंकि ऑपरेशन कहीं ना कहीं सुबह आज फिर से शुरू हो चुका है। क्योंकि ये रात देर के यहाँ अगर गोलियों का तबादला हुआ, लेकिन उसके बाद पूरी रात के दौरान गोलीबारी का जो सिलसिला है वो बंद किया गया। लेकिन आज सुबह से ही जो फोर्सेस है उन्होंने फायरिंग की है और उसके बाद फायरिंग फिर से बंद हो गई। तो अभी तक जो है अफवाह और खबर यही है कि अफवाह ये है कि यहाँ 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली उसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई है। ऑफिशियली अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई। और अक्सर हमने देखा कि जब इस तरीके के वारदात होती है, लंबा एनकाउंटर चलता है, तो उसके बाद दरसी निज़ाम पर भी असर पड़ता है और स्कूलों और कॉलेज में निज़ाम तालीम जो है उसे मुअत्तल करना पड़ता है। अगरचे सरमाई तातीलात कुछ स्कूलों के अंदर ज़रूर है, तो कॉलेज की क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल गौहर। पहले तो इंटरनेट की सहूलियात जो है उन्हें मुअत्तल किया गया है, रेल सर्विस को भी फिलहाल मुअत्तल रखा गया है, और उसके साथ साथ जो डिग्री कॉलेज सोपोर है वहां पर भी आज जो है छुट्टी रहेगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये जो मिलिटेंट्स यहाँ पर मौजूद है वो मकामी हैं, तो इसका असर जो है कहीं ना कहीं मकामी आबादी पर और मकामी माहौल पर जरूर पड़ता है। लेकिन गौहर ये भी हम अपने दर्शकों के लिए बात जरूर बताना चाहेंगे, क्योंकि काफी लंबा खिंचा ये एनकाउंटर और बीच बीच में ये भी खबरें आ रही थी कि यहाँ पे जो मिलिटेंट है वो फरार होने में कामयाब हुई है। लेकिन जब हमने अतुल कुमार गोयल से ये सवाल भी पूछा तो उन्होंने बोला कि इस पर भी हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी बॉडीज जो है रिट्रीव नहीं हो पाई है, और जब रिट्रीव बॉडी हो पाएंगी उसके बाद ही फोर्सेस जो है इस बात की तस्दीक कर सकती है कि आया इस एनकाउंटर में मिलिटेंट मारे जा चुके हैं कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आप खबर पर पूरी नजर बनाए रखें, दोबारा आपके पास लौटेंगे और ब्राट कलान सोपोर में जारी जो एनकाउंटर है अस्करी पसंदों और मिलिटेंटों के बीच, उसमें क्या कुछ हो सकता है उस पर हम मजीद भी तफसीलात जो है वो आपको जरूर बताएंगे। बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम की शुरुआत हमने वादी के हालात से की, और वादी के हालात के साथ साथ अगर हम बात करेंगे मौसमी सूरत हाल की, तो मौसमी सूरत हाल में कल से ही मुख्तलिफ मुकामात पर वादी के बालाई इलाकों में जो बर्फबारी हुई है, अगर हम पहलगाम सयाहती मुकाम पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग और दूसरे मुकामात की बात करेंगे तो वहाँ पर मौजूद सयाह ताज़ा बर्फबारी की वजह से काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करेंगे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की, तो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा कल उस वक्त इंतजामिया को ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बंद करना पड़ा जब यहाँ पर जवाई टनल के आसपास बर्फबारी हुई। और अभी भी खबरें सामने आ रही है कि जवाई टनल के आसपास काफ़ी बर्फबारी हो रही है। और इस हवाले से अगर हम बात करेंगे इशफाक, तो जहाँ श्रीनगर जम्मू कौमी शहर के आसपास जवाई टनल के आसपास बर्फबारी हो रही है, वहीं पर माना जा रहा है कि जो दरमानदा मुसाफिर है उनकी जानिब से शिकायत की गई कि इंतजामिया की जानिब से माकूल इंतजामात नहीं किए गए। देखिए, जहां तक मगरिबी हवाओं के असर की हम बात करेंगे तो लगातार हमने इस प्रोग्राम में बात की थी पिछले 2-3 दिनों के दौरान कि 10 तारीख के बाद 11, 12 और 13 तारीख को जो है वो मगरिबी हवाओं का असर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बालाई इलाकों में देखने को मिलेगा और मैदानी इलाकों के अंदर बारिशों का सिलसिला जो है वो चल सकता है। बिल्कुल उसके फौरन बाद महकमा मौसमियात की तरफ से भी पेशन गोई सामने आई और सूबाई इंतजामिया ने भी जो है वो एडवाइजरी उसी तरीके की जो है वो जारी की थी। और हमने देखा कि बर्फबारी और पसियां गिराने के बाद कौमी शहरा श्रीनगर, जो जम्मू कौमी शहरा जो नेशनल हाईवे हमारा है और साथ साथ जो मुगल शहरा है, दोनों शहराओं को बंद करना पड़ा क्योंकि लगातार तेज हवाएं भी चल रही थी और तेज हवाओं के साथ साथ जो है बर्फबारी हो रही थी। बर्फ की वजह से जो है वो काफी ज्यादा खदशा ये रहा था कि पसियां गिरा सकती और उसके पेश नजर कल इंतजामी अमूर चलाने वाले लोगों की तरफ से जो फैसला लिया गया वो ये लिया गया कि इस कौमी शाहरा पर ट्रैफिक को फिलहाल जो है वो मुअत्तल रखा जाए। और अभी जो ताज़ा तरीन खबर हमारे पास आ रही है, अभी भी जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे का इलाका है अलल खसूस जहां पर हम टनल की बात करें
वहां पर सुबह सुबह एक बार फिर बर्फबारी की खबरें जो है वो मौसूल हो रही है। पसिया गिराने और टनल के आर पार बर्फबारी की वजह से श्रीनगर जम्मू शाहरा बंद कर दी गई है। इस दौरान वादी के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशें हुई है। मंगल की रात से जवाहर टनल के दोनों तरफ वाक़ा वक्फे से बर्फबारी की वजह से पैदा हुई फिसलन के नतीजे में जम्मू श्रीनगर शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त को बुध के दोपहर बंद कर दी गई और 3,000 के करीब मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां जो है वो बानिहाल के आसपास जो है वो रोक दी गई है। मकरकोट, रामबन और आसपास के इलाकों में पसियां गिराने की वजह से इस तरीके का फैसला जो है वो लिया गया है। लेकिन इस वक्त क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात है, इससे पहले कि हम अपने नुमाइंदे के पास चले, सरकारी तौर पर हमारे साथ इस वक्त एसपी रूरल जो है मुजफ्फर अहमद शाह साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। एसपी ट्रैफिक है ये। बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर अहमद शाह साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कल मौसम का मिजाज बदला नजर आया और बादअज़ा ट्रैफिक इंतजाम चलाने वाले इंतजामी अमूर चलाने वाले लोगों की तरफ से कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमदरफ्त को बंद कर दिया गया। आज की क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात आपके पास है और क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, क्या आज ट्रैफिक बहाल हुआ है या हो सकता है? देखिए, जैसे आपको पता कल पूरा दिन बर्फ होती रही, पर्टिकुलरली जो बानिहाल और काजीगुंड सेक्टर में है, जवाहर टनल के गिरनवा में काफी बर्फ हुई। ये सिलसिला पूरी रात चलता रहा, पूरी रात बर्फ होती रही और इस टाइम अगर हम बात करें, इस टाइम भी बर्फ हो रही है जी। जो स्नो क्लियरेंस का काम शुरू हुआ है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा क्योंकि बर्फबारी कंटिन्यूसली हो रही है। जो गाड़ियां स्टैंडर्ड हैं, जैसे क्लियरेंस होती है और बर्फ रुक जाती है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो गाड़ियां स्टैंडर्ड हैं, पर्टिकुलरली जो बानिहाल और रामबन और उधमपुर वाले सेक्टर में है, इनको हम प्रेफरेंस देंगे, इनको हम मूव कराएंगे टुवर्ड्स श्रीनगर। लेकिन इसका दारोमदार इसी पर रहेगा कि जो स्नोफॉल है ये कम हो जाए, अगर बंद हो जाए, और जो उसके बाद रोड क्लियरेंस का काम इमीडिएटली शुरू हो जाएगा। मुजफ्फर साहब, खबर ये भी है कि तकरीबन 10 से 12 लोग कल जख्मी भी हुए हैं कौमी शाहरा पर। क्या ये श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर हुए थे या मुगल शाहरा पर कहीं पर इस तरीके का ट्रैफिक हादसा पेश आया था? देखिए, कल कुछ गाड़ियां जो है बिकॉज ऑफ स्लिपरी कंडीशंस वो स्किड हो गई हैं। स्किड होके वो थोड़ा सा ना रास्ते से साइड में स्किड होके रुक गई, तो उसमें स्लाइट इंजरीज थी उसमें, लेकिन नॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड जो आप कह रहे हैं। तो जो कुल कितनी गाड़ियां दरमांदा हो सकती है, क्योंकि वो काफी कियोस है इस बारे में, और जो जम्मू टू श्रीनगर गाड़ियां आ रही थी उन्हें कहां पर रोका गया है, और जो गाड़ियां ऑलरेडी श्रीनगर से जम्मू की ओर जा रही थी उन्हें कहां पर रोका गया है? नहीं, देखिए, कल ट्रैफिक का जो प्लान था वो जम्मू से श्रीनगर की तरफ था, तो श्रीनगर से कोई गाड़ी निकली नहीं थी टुवर्ड्स जम्मू। कुछ गाड़ियां जो निकली थी उनको हमने काजीगुंड में ही रोका था, कुछ पैसेंजर व्हीकल्स थी। तो कल जो ट्रैफिक था इट वाज फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर। गाड़ियों को बानिहाल में रोका गया, तो गाड़ियां बानिहाल से डाउन अप टू रामबन और रामबन से नीचे की तरफ हैं। तो मुझे लगता है कोई अराउंड 2000 के करीब गाड़ियां टोटल में होंगी, LMVs HMVs को मिला के। मुजफ्फर साहब, एक आखिरी चीज आपसे जानना चाहूंगा, जो श्रीनगर जम्मू शहरा का एक और न्यामुल बदल हमारा शहरा जो था मुगल रोड, उसकी क्या कुछ तफसीलात आपके पास है, और श्रीनगर लेह कौमी शहरा के हवाले से क्या इम्कानात है? देखिए, मुगल रोड का जहाँ तक ताल्लुक है वहाँ पे भी बर्फबारी कंटिन्यूसली हो रही है। मुगल रोड बंद है। अगर हम ले कौमी शाहरा की बात करें तो जोजिला पे भी पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूसली स्नोफॉल हो रही है। जोजिला भी बंद है, तो दोनों शहरों पे देयर इज नो ट्रैफिक मूवमेंट एज ऑफ नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर अहमद शाह साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर मुजफ्फर शाह साहब बता रहे थे कि जब तक मौसमी हालात बेहतर नहीं होंगे, बर्फ रुकेगी नहीं, थोड़ी सी शहरा पर बेहतरी नहीं होगी, तब तक गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत नहीं होगी। और फिलहाल 3000 से ज्यादा गाड़ियां जो है वो दरमांदा है। महकमा मौसमियात के तर्जमान का मानना है कि
मतला जो है वो अबर आलूद रहेगा और पहाड़ी इलाकों में आज भी बर्फबारी हो सकती है और इसकी वजह से दर्जे हरारत में भी कमी वाक़ा हो सकती है। शहर श्रीनगर में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 6.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं पर मंगल और बुध की दरमियानी रात को कम से कम दर्जे हरारत 0.2 डिग्री था। गुलमर्ग, पहलगाम, कोकरनाग, कुपवाड़ा और खत्ते लद्दाख में रात का कम से कम दर्जा हरारत नुक्ते अंजुमान से नीचे रहा, यानी माइनस से नीचे चला गया है। तर्जुमान के मुताबिक पहलगाम में -5.0, गुलमर्ग में -8.0, कुपवाड़ा में -2.8, कोकरनाग में -0.8 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि लद्दाख के लेह में -9.1 और करगिल के अंदर -9.3 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का मिजाज आज दिन भी इसी तरीके का रह सकता है। जहां एक तरफ से कौमी शाहराह बंद है, गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है, वहीं पर बिजली की आंख मचोली भी लगातार वादी के अंदर जारी है और बिजली की आंख मचोली के सिलसिले में मीटर इलाके के लोग अपनी तरह से परेशान हैं और नॉन मीटर इलाके के रहने वाले लोगों की हाहाकार मची हुई है और उनका मानना है कि बिजली आएगी कब और बिजली जाएगी कब, महकमा बिजली को भी इसका खुद भी पता नहीं है। पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से जो कटेलमेंट प्रोग्राम जो शेड्यूल दिया गया था उसमें कहा गया था 5 से 6 घंटे मीटर इलाकों के अंदर बिजली गुल रहेगी, बंद रहेगी और 8 से 9 घंटे नॉन मीटर इलाकों के अंदर बिजली बंद रहेगी। लेकिन दोनों इलाकों से जो खबर आ रही है वो ये है कि बारिशें थोड़ी सी हुई, बर्फबारी थोड़ी सी हुई, उसके साथ ही बिजली महकमे ने अपना रुख एक बार फिर दिखाया है कि बिजली आने और जाने का कोई प्लान ही तरतीब नहीं है। क्या कुछ तफसीलात है, सीधे फिदा हुसैन के पास चलते हैं। फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मौसम के मिजाज का थोड़ा अपडेट करें। एसपी साहब बता रहे थे कि कौमी शाहराह बंद है, मतला अबर आलूद है और क्या इस वक्त बर्फबारी वादी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी हो रही है, सिर्फ या पहाड़ी इलाकों के अंदर एक, और उसके साथ साथ जो बिजली की आंख मचोली है इसको लेकर जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से खबरें आ रही है, चाहे पुलवामा हो, कुलगाम हो, शुपियां हो। लोग लगातार एहतजाज कर रहे हैं कि हुकूमत टस से मस नहीं है और हर दिन लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए गौर, अगर हम 2 चीजों पर नजर डालें, सबसे पहले जो काफी सर्दी थी और लोग चाहते थे कि बर्फबारी हो, लेकिन जब बर्फबारी थोड़ी सी क्या होती है तो बिजली गुल हो जाती है। बिजली को तोड़ने के लिए सबसे पहले जो है लोग लाइनमैन को पकड़ते हैं कि आखिर हमारे इलाके में बिजली गई कहां, तो लाइनमैन कहते हैं कि फॉल्ट आ चुका है, तो फॉल्ट को हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो फॉल्ट 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक भी नहीं मिलता है और आखिरकार लोग सड़कों पर आकर मजबूरी हो जाते हैं एहतजाज करने के लिए। अगर जनूबी कश्मीर की बात करेंगे, जनूबी कश्मीर में थोड़ी सी बर्फबारी क्या पड़ी तो बिजली बहुत सारे इलाकों में गायब ही रही और जब सुबह लोग उठे तो लोगों का यही कहना है कि बाहर तो उतनी बर्फबारी हुई ही नहीं तो बिजली क्यों बंद हो गई और मटोली से लोग काफी फिदा मुख्तलिफ मुकामात से कल भी एहतजाजी मुजाहरे लोगों की जानिब से किए गए और मुजाहिरीन का यही इल्जाम है कि अगर कहीं पर ट्रांसफार्मर जो नस्ब किया गया है महकमे की जानिब से वो खराब होता है तो उसके बाद महीनों वो वर्कशॉप से वापस नहीं आता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्या वजह है कि ये ट्रांसफार्मर जब खराब होता है तो वर्कशॉप से ये दोबारा वापस नहीं आता है? देखिए अमीर की जहां तक आपने ट्रांसफार्मर खराब होने की बात की है, वही लोग भी कहते हैं कि अगर इलाके में ट्रांसफार्मर जो है वो खराब हो गए क्योंकि ओवरलोड की वजह से, और महकमा बार बार ये भी कहता है कि आप सर्दियों के अय्याम में बिजली को कम ही इस्तेमाल करें, लेकिन अब इस्तेमाल वो कम ही करेंगे, लेकिन बिजली जब है ही नहीं तो इस्तेमाल किस चीज का होगा। और ट्रांसफार्मर का जलना जो है वो आए रोज हमारे पास भी जो खबरें मिल रही है, जनूबी कश्मीर में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बेड तो लगा है लेकिन ट्रांसफार्मर का कोई भी अता पता नहीं है और लोग फिर मजबूर हो जाते हैं और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर पर भी वो बात आ जाती है। उसके बाद पुलिस उनको ये यकीन दिलाती है कि आपके इलाके में 4 दिन के बाद ट्रांसफार्मर लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे हल्की बर्फबारी क्या हो जाती है। जनूबी कश्मीर के बेशतर ऐसे इलाके हैं जो कल शाम से ही गुप्त अंधेरे में वो इलाके रहे और इलाके के लोग यही मुतालबा करते हैं महकमा पीडीडी से, जो कि महकमा पीडीडी बार बार ये कहती है कि हम आपको 7 घंटे बिजली यहाँ पे फराहम करेंगे। फिदा जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात से ये भी खबर सामने आ रही है, चाहे पुलवामा की बात करें, शुपियां, अनंतनाग, कुलगाम की,
तो लोगों का मानना है कि बिजली के अदम दस्तयाबी की वजह से उन्हें पीने का साफ पानी जो है उसकी भी काफी किल्लत है। देखिए अमीन, बहुत सारे ऐसे स्कीमें हैं जो बिजली पर ही है, और जब बिजली आ जाती है तो उन इलाकों को पानी मिलता है। जब बिजली ही नहीं होगी तो इलाके को पानी भी नहीं मिलेगा, और इलाके के लोग जो है फिर वो बाहर निकलकर ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं और वो ट्यूबवेल पानी वो पीते हैं, जिसके बाद आम लोग ये भी कहते हैं एक तो बिजली से हमें काफी परेशानी हो जाती है और दूसरी जानिब हमें पीने का पानी भी नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे अब लोग यही कहते हैं कि अब बर्फबारी ही नहीं होनी चाहिए, अब यहाँ पे बारिश भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों चीजों से हमारी बिजली पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। और दूसरी तरफ जो महकमा बार बार ये कहता है कि हम आपको 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे में से बिजली देंगे, लेकिन वो 12 घंटे भी हम नहीं दे पाते हैं। अब वो हमें 4 ही घंटे बिजली दे, लेकिन बिजली दे क्योंकि अब वो बिजली भी नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मौसम के मिजाज की बात हो रही थी, जहां पर लगातार बर्फबारी वादी कश्मीर के अंदर हो रही है, वहीं पर गुरेज के इलाके के रहने वाले लोग भी अपने तरीके से परेशान है, क्योंकि गुरेज वादी जो है वो भी बर्फबारी की वजह से 3-4 महीने पूरी रियासत से कटी रहती है, और एक वाहिद रास्ता जो है वो हवाई सफर के जरिए से ही वहां पर किया जा सकता है। और ताजा बर्फबारी के बाद हालिया दिनों बांडीपोरा गुरेज शहरा ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी, और इस सिलसिले में इलाके के कई लोगों ने बताया कि बर्फबारी के नतीजे में बांडीपोरा गुरेज शहरा बंद हुई है और सैकड़ों लोग जो है वो श्रीनगर के अंदर दरमानदा हो चुके हैं। और जो चॉपर सर्विस शुरू की गई है, जो मकामी लोगों का मानना है कि इंतजामिया की तरफ से जो हेलीकॉप्टर सर्विस चलाने का फैसला लिया गया है, लेकिन इसके लिए श्रीनगर से 3000 जबकि बांडीपोरा से 2000 रुपये का किराया मुकर्रर किया गया है, जिसमें रियायत लाजमी है, यानी किराया की कमी की मांग जो है वो लोगों की तरफ से की गई है। इधर बानिहाल में भी कल पूरे दिन बर्फबारी हुई है, और डीसी करगिल ने इंतजामात को भी जायजा लिया है। अगरचि वहां उतनी ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन मनफी दर्जे हरारत है और आने वाले दिनों में एक बार फिर बर्फबारी हो सकती है। और सूबाई इंतजामिया ने पहाड़ी इलाकों के अंदर बीकन अमले को मुतहरिक रहने के लिए कहा है, जहां पर बीकन अमला काम करता है, और उन्होंने कहा है कि उन इलाकों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया जाए। बहरहाल क्या कुछ मौसम का मिजाज रहेगा पूरे दिन, इस पर भी हम 11:30 आपको दोबारा अपडेट तो जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल प्रोग्राम सलाम जेके में यहां पर एक छोटे से वक्फे के लिए रुकते हैं, वक्फे के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि गवर्नर इंतजामिया ने क्या कुछ कहा है मीडिया के हवाले से, कश्मीर के हालात के हवाले से और करप्शन के हवाले से गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब क्या कहते हैं। लेकिन ये सारी बात करेंगे एक छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद। हमारी याद आए इसे ओढ़ लेना और खो जाना इसके प्यार में, और समझ लेना मैं और पापा हमेशा तेरे साथ हैं। Signature blankets, the warmth of pure love. टी वैली, जो पल भर के लिए सही बातों को भुला दे। मैं क्या कह रहा था? ब्रह्मपुत्र की वादियों की महक मास्टर ब्लेंडर्स की परखी नजरों में चुनिंदा आसाम टी लीव्स इस यूनिक पैक में, ताकि आप महसूस कर सकें आसाम का ट्रूली ओरिजिनल टेस्ट। टी वैली, ट्रूली ओरिजिनल। सारी साफ सुथरी चीजें सेहत के लिए अच्छी हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हमारी सेहत से जुड़ी सारी बातें निश्चय ही शुद्ध होनी चाहिए। उसी प्रकार लायन डेट्स हमारी सेहत का ख्याल रखने वाले डेट्स को दुनिया में पहली बार तकनीक की मदद से बिना हाथों से छुए स्वच्छ प्रकार से पैक किया जाता है। लायन डेट्स, आखिर स्वच्छता ही सेहत की पहली सीढ़ी है। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। टी वैली, जो पल भर के लिए सही बातों को भुला दे। टी वैली, ट्रूली ओरिजिनल। हमारी याद आए इसे ओढ़ लेना और खो जाना इसके प्यार में, और समझ लेना मैं और पापा हमेशा तेरे साथ हैं। Signature blankets, the warmth of pure love.
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके में। नाज़रीन मोहतरम, अब तक बात हो रही थी वादी के हालात की, वादी के मौसमी सूरत हाल की, लेकिन उसके साथ साथ अब बात करेंगे दूसरे मामलात की। और दूसरे मामलात में अब बात करेंगे गवर्नर इंतजामिया की। और गवर्नर इंतजामिया में अगर हम इशफाक बात करेंगे तो कल रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक की सदारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिस दौरान रियासती गवर्नर ने मुख्तलिफ बातों का खुलासा किया। जहां उन्होंने मरकजी हुकूमत के हवाले से बात की, वहीं पर उन्होंने अफस्पा के हवाले से बात की। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने एक बार फिर नेशनल मीडिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वादी के हालात को बड़ा चढ़ाकर मीडिया की जानिब से पेश किया जा रहा है, लेकिन इन्हीं हालात के बीच रियासत के अंदर बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात अमल में लाए गए, लेकिन मीडिया में इसका चर्चा नहीं हुआ। बिल्कुल, कल जम्मू के अंदर गवर्नर सत्यपाल मलिक ने मीडिया ब्रीफिंग की, यानी मीडिया के सामने अपना खाका पेश किया, अपना प्लान पेश किया, और प्लान पेश करने के साथ साथ मीडिया के साथ भी बरहमी का इजहार किया और कहा कि मीडिया ने कौमी सतह पर जम्मू कश्मीर की छवि खराब बनाकर पेश की है। एजेंडा तैमीरी है, सियासी नहीं है। रियासत में साहिब इख्तिदार का मयार जहांगीरी, गरीब के पास कुछ भी नहीं है। बड़ा बयान दिया है सत्यपाल मलिक ने। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि उनका रियासत में कोई सियासी एजेंडा नहीं है, बल्कि तैमीरी एजेंडा है और वो इसी पर अमल पैरा है। उनका कहना था कि मीडिया ने कौमी सतह पर जम्मू कश्मीर की छवि खराब बनाकर पेश की है और यहां होने वाली अच्छी चीजों का कहीं कोई जिक्र नहीं होता है। चुनाव, जैसा अमीन आपने खुद कहा, चुनाव का कल उन्होंने जिक्र किया। उनका मानना था कि जहां पर इन मुश्किल तरीन हालात में बल्दियाती और पंचायती चुनाव हुए और 70% से ज्यादा आबादी ने जिस तरीके से चुनावी प्रोसेस में हिस्सा लिया और बड़े पैमाने पर इलेक्शन कैंपेन चला है और बिना किसी तशद्दुद के इख्तिताम पजीर चुनाव हुए हैं, शायद इसकी मिसाल मिलना किसी और रियासत में मुमकिन नहीं है जहां पर शोरिश हो। उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल और दीगर इलाकों के अंदर के चुनावों को भी देखिए कि किस तरीके से चुनाव होते हैं और रियासत में जिस तरीके से पुरअमन तरीके से चुनाव हुए, लेकिन इस पर मीडिया ने कभी बात नहीं की। उन्होंने कहा कि उनका ताल्लुक अगर उत्तर प्रदेश इलाके से है और उत्तर प्रदेश रियासत के अंदर कानून की सूरत हाल और कत्ल गारत की जो सूरत हाल बनी हुई थी, उसके मुकाबले में जम्मू कश्मीर की सूरत हाल कदरे बेहतर है और जिस तरीके से एक छोटी सी वारदात को बड़े पैमाने पर पेश किया जाता है, उससे रियासत की छवि जो है वो काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अलग सूबे के सवाल के जवाब पर भी उन्होंने कल अपनी बात सामने रखी है। लद्दाख, पीर पंचाल खिता चुनाव को अलहदा सूबा बनाने के सवाल पर गवर्नर ने कहा कि मैं लद्दाख के लोगों के मुतालबे से वाकिफ हूं, लेकिन पीर पंचाल और चिनाब के खिते के बारे में मैंने न्यूज, प्रिंट और पोर्टल पर ही पढ़ा है। हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके के मामलात वहां पर हैं, यानी लद्दाख की हिमायत के हक में वो कहीं ना कहीं नजर आए। अफस्पा, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट एक बड़ा मुद्दा था और उस पर उन्होंने कहा कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का हटाना या ना हटाना मरकजी सरकार के दायरे इख्तियार में है और बराह रास्त इस पर कोई भी फैसला जो है वो वही लोग ले सकते हैं जो साहिब इख्तिदार नई दिल्ली के अंदर है। शोबा सेहत पर भी कल उन्होंने बात की और कहा कि जिस तरीके से बड़े पैमाने पर डॉक्टरों और मेडिकल अफसरों की तैनाती हो रही है, आने वाले 2 महीनों के अंदर अंदर दूर दराज इलाकों के अंदर जो बुनियादी सतह पर हमारे को मुश्किलें दरपेश थी वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो सकती हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर चीफ सेक्रेटरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि श्रीनगर के लिए कुछ नया हाथ में लिया जा रहा है और आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मामलात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन एक तकनीकी मामला भी कल, चूंकि सत्यपाल मलिक साहब के साथ रियासत के चीफ सेक्रेटरी भी सवालों का जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारे पास पीएचई, पीडब्ल्यूडी और पीडीडी के अंदर कोई वाजिया क्राइटेरिया ऑफ सीनियरिटी लिस्ट नहीं है, उसकी वजह से बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत बनाने में काफी मुश्किलें दरपेश आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी कोशिशें की जा रही है कि एसई और चीफ इंजीनियरों की तकर्री वक्त पर हो सके। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि 956 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो हाथ में लिए गए हैं और बहुत जल्द वो पाए तकमील तक पहुंच सकते हैं। लेकिन करप्शन एक बड़ा मुद्दा एक बार फिर सत्यपाल मलिक साहब ने अपनी बात में रखा और कहा कि जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था तो बहुत से
पॉलिटिशियंस बरहम हुए थे और आज एक बार फिर वो ये बात दोहरा रहे हैं कि रियासत के अंदर करप्शन एक बहुत बड़ा मामला है और अगर करप्शन पर लगाम लगाई जाती है तो आने वाले दिनों में हालात और बेहतर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो मजदूर जो अमरनाथ यात्रा के दौरान अपनी खिदमत पेश करता है उसकी हालात कब बदलेंगे, कब वो उस मयारे जिंदगी तक आ सकता है जिस मयारे जिंदगी को हमारे पॉलिटिशियन रियासत के अंदर बसर करते हैं। बड़ा सवाल उन्होंने छोड़ा है और इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में और इस पर बहस आने वाले दिनों में काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर भी हो सकती है, क्योंकि कल जो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई उसके फौरन बाद सोशल मीडिया पर गवर्नर की कुछ सवालों को लेकर तनकीद हुई, लेकिन कुछ जवाबों को लेकर गवर्नर ने जिस तरीके से रियासत की नब्ज को पकड़ते हुए बात कही है उसकी पजीरियाबी भी हुई और कहा कि गवर्नर एक सही सिमत में जा रहे हैं और इसी तरीके के फैसले और इसी तरीके की बात की गवर्नर से तवक्को की जा रही है। बिल्कुल इशफाक, इससे पहले कि हम सियासत में दूसरे मामलात पर बात करेंगे, इससे पहले कि इस पर बात करेंगे कि रियासत के अंदर जो गवर्नर राज है और उसके साथ साथ सदर राज के हवाले से क्या कुछ खबरें सामने आ रही है या इस हवाले से अपने नाज़रीन तक तफसीलात पहुंचेंगे, उसके बाद मजीद खबरों पर बिल्कुल। जहां तक सदर राज की हम बात करें, चूंकि गवर्नर रूल का एक टेन्योर होता है, एक वक्त मुतय्यन होता है और उसके बाद सदर राज नाफिज होता है और बराह रास्त आपके सारे अमूर जो है वो गवर्नर से हटकर पार्लियामेंट के ताबिया हो जाते हैं। और अब माना जा रहा है कि रियासत के अंदर 20 दिसंबर के बाद सदर राज नाफिज हो सकता है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर वजारत दाखिला और गवर्नर हाउस के बीच सलाह मशवरा जो है वो जारी है और यह पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से सदर राज नाफिज हुआ हो। अगर मैं गवर्नर राज की बात करूं तो 1977 में पहली बार गवर्नर राज नाफिज हुआ था और उसके बाद आज की अगर मैं बात करूं तो लगातार यह 9वां 10वां टेन्योर था जब गवर्नर साहब इस गवर्नर रूल रियासत के अंदर नाफिज हुआ था। लेकिन सदर राज की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले 90s के अंदर जब हालात खराब हुए थे तो 28 साल के वक्फे के बाद दोबारा सदर राज जो है वो रियासत के अंदर नाफिज हो रहा है और इस सदर राज के नाफिज होने से इख्तियारात जो है वो पार्लियामेंट के पास चले जाएंगे, लेकिन जो तकरीबन 60 के करीब सब्जेक्ट्स हैं वो डायरेक्टली डील करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फाइनेंशियल मैटर्स जो डील करेगी पार्लियामेंट। तो इस तरीके से 20 तारीख के बाद जो है वो सदर राज रियासत के अंदर नाफिज हो सकता है और इस सिलसिले में तैयारियां जो है पेपर वर्क जो है वो शुरू किया गया है और यही वजह है कि सदर राज नाफिज होने से कबल रियासत के जो गवर्नर साहब हैं वो बजट को पेश करना चाहते हैं और 19 तारीख को माना जा रहा है कि रियासत का फुल फ्लेज्ड बजट जो है 15 तारीख को फुल फ्लेज्ड बजट जो है वो पेश किया जा सकता है और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने साल 2019-20 के लिए बजट को लगभग जो है वो तैयार किया है और 15 दिसंबर तक इसको मंजूरी मिल सकती है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की तरफ से और 80,000 करोड़ रुपए का बजट प्लान साइज जो है वो बनाया गया है और उसके फौरन बाद एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के बाद ये मामला गवर्नर साहब की नोटिस में लाया जाएगा जहां पर इसे क्लियरेंस मिलेगी और फिर बाज़ाब्ता तौर पर ये बजट जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। 2016 में एनएन वोहरा साहब ने इंटरिम बजट जो था पेश किया था 6 महीनों के लिए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि 6 महीनों के बाद सरकार बनेगी, लेकिन यहां पर फिलहाल उस तरीके की कोई सामने बात तो नहीं नजर आ रही है, इसलिए बजट जो है वो पूरा पेश होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो तैयार किया है और 15 दिसंबर जो है वो बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर को बजट की मंजूरी के लिए जो है वो गवर्नर साहब के सामने ये भेजा जाएगा और 20 को फिर सदर राज होगा। इसलिए ये जो 2-5 दिन है 15 से 20 के दरमियान ये काफी अहम रहेंगे बजट के हवाले से। चलिए, ये गवर्नर इंतजामिया के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन इसके साथ साथ अब सियासी मामलात पर बात करते हैं और सियासी मामलात में अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से 5 रियासतों के अंदर असेंबली इंतखाबात अमल में लाए गए और उसके बाद जो नताइज सामने आए हैं उसकी वजह से पूरे मुल्क में कांग्रेस पार्टी में एक नई जान आई है, लेकिन उसका असर जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है और रियासत जम्मू कश्मीर का जो कांग्रेस कैडर है उसमें भी नई जोश और जज्बा यहाँ के कारकुनों और लीडरान के अंदर पाया जाता है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं कल कांग्रेस के रियासती सदर गुलाम अहमद मीर ने एक बड़ा ऐलान भी किया है। बिल्कुल अमीन, आपकी बात सही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर
जिस तरीके से कांग्रेस ने कम बैक किया है, मिजोरम में अगर वो हारे हैं, तेलंगाना में उनकी कोई ज्यादा बड़ी जीत नहीं हुई है, लेकिन 3 राज्यों के अंदर, 3 स्टेट्स के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस ने कम बैक किया है, उसके बाद कांग्रेस के अंदर एक नई रूह जो है वो देखने को मिल रही है। ये आपको एंटायर इंडिया, पूरे स्टेट के अंदर, सभी स्टेट्स के अंदर जो है वो देखने को मिलेगी, जहां पर कांग्रेस का वर्कर दबा हुआ था, जहां पर कांग्रेस की आवाज दबी हुई थी। इन 3 स्टेट्स के नताइज आने के बाद वर्कर काडर जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो दोबारा नजर आ रहा है पार्टी हेडक्वार्टर्स में। वही बात जो है वो आपको जम्मू कश्मीर के अंदर भी नजर आ रही है। और 3 राज्यों के अंदर, 3 स्टेट्स के अंदर चुनावी दंगल जीतने के बाद कल हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया गुलाम अहमद मीर ने, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर है। और कल बात करते करते उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर अभी तक वो उभर कर सामने आए हैं, क्योंकि पंचायती चुनाव में जिस तरीके से बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया, जिस तरीके से कॉरपोरेशंस में उन्होंने हिस्सा लिया, काउंसिल इलेक्शंस में हिस्सा लिया, और उसके बाद जितने लोग जीत कर आए हैं, उससे यह साफ हो रहा है कि कांग्रेस की छवि आज भी लोगों के अंदर मजबूत है और कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। इसके साथ साथ कल उन्होंने एक बात का ऐलान भी किया और हिंट कर दिया कि कांग्रेस जो है वो प्री पोल अलायंस लोकसभा के लिए और प्री पोल अलायंस जो है स्टेट असेंबली के लिए करने के लिए जा सकती है, और इस सिलसिले में हतमी फैसला जो है, फाइनल डिसीजन जो है वो हाई कमांड करेगी। हमने देखा ये हाई कमांड वाला मामला जो है ये हमने राजस्थान में भी पेच अटका हुआ देखा, ये हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा अटके हुए, ये हमने दीगर राज्यों के अंदर भी जहां पर चुनाव होते हैं कि हाई कमांड फैसला करेगा, लेकिन फैसला ग्राउंड से होकर ही वहां तक जाता है, जिसके बाद में अनाउंस किया जाता है। बहरहाल कल कांग्रेस ने इस बात का ऐलान किया कि वो अलायंस बनाएंगे, वो अपने पार्टनर्स के साथ चुनाव लड़ेंगे, और पार्टनर्स के साथ चुनावी दंगल में असेंबली के अंदर भी उतरा जाएगा और पार्लियामेंट के अंदर भी उतरा जा सकता है, उसी तरीके से जिस तरीके से ग्रैंड अलायंस बनाने की तैयारियां नई दिल्ली के अंदर मुकम्मल हुई, और नई दिल्ली के अंदर जिस तरीके से सभी लीडर एक होकर भारतीय जनता पार्टी और उनकी हरीफ जमातों को रुकाने के लिए बात कर रहे हैं, उसी तरीके का मंसूबा यहां पर भी अमलाया जा सकता है। ये कल बात कही है गुलाम अहमद मीर साहब ने। यह बात कब सामने आई? जब रियासत के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट सामने आया, एक बात सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि प्री पोल पोस्ट पोल अलायंस की फिलहाल कोई भी गुंजाइश नहीं है और पार्टी अपने बलबूते पर चुनावी दंगल में उतरेगी। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला भी इस बात की ताल ठोक चुके हैं कि जम्मू के अंदर जब वो बात कर रहे थे, बाबा भीमराव, जब वो गुज़श्ता दिनों जम्मू के अंदर पार्टी हेडक्वार्टर पर फंक्शन के अंदर थे, उस दिन भी उन्होंने कहा कि पार्टी अपनी बुनियाद पर फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी और तीनों खितों के लोगों के मसाइल का हल करेगी। यानी वहां पर भी उन्होंने कहा कि कोई अलायंस नहीं होगा, लेकिन जीएम मीर साहब का उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अलायंस होगा। कांग्रेस की मजबूरी है या रणनीति, इस पर बात करूंगा, और बात करने के लिए हमारे साथ रविंदर शर्मा जी कांग्रेस के स्टेट स्पोक्स पर्सन है, चीफ स्पोक्स पर्सन है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर शर्मा जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब अलायंस से दूरी बना चुके हैं और बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर के अंदर और जम्मू के अंदर इसका ऐलान हुआ है। उसके बावजूद भी पीसीसी चीफ इस बात की उम्मीद लगाए हुए हैं कि कांग्रेस अलायंस पार्टनर्स के साथ चुनावी दंगल में आएगी और चुनावी मैदान में उतरकर जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस की कमजोरी मानो या मजबूरी? जो गुलाम अहमद मीर साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो मर्ज होगी। कहीं पे ये नहीं कहा गया कि हम अलायंस करेंगे नहीं करेंगे। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय नेतृत्व ये बड़े फैसले तय करता है, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, कि वो अपने बलबूते पे चुनाव लड़े और अपने बलबूते पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहे। कांग्रेस पार्टी भी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ने के लिए गेयर अप कर रही है और तैयार है। बाकी जहां तक देश का माहौल और वातावरण है, उसमें मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पे एक महागठबंधन जो है वो कांग्रेस न्यूक्लियस होगी और उसके अराउंड जो है एक महागठबंधन के शेप अप हो रहे हैं, जिसमें नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप भी वहां कोशिश करती है, क्योंकि एक जो हेट की पॉलिटिक्स थी, एक झटका तो उनको बहुत बड़ा लगा और उसके खिलाफ तमाम सेकुलर फोर्सेज राष्ट्रीय स्तर पर इकट्ठे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में हमें जो अपने पार्टी के हित में होगा वो हम जरूर सोचेंगे, और अभी तक
मैं ये नहीं कह सकता कि कोई प्री पोल पोस्ट पोल लाइफ जो है वो हमारे माइंड में या कहीं एजेंडा पे है, मगर यह है कि जमाना तो कोलिशंस और अलायंसेस का है। कोई भी पार्टी दावा करे वो झूठा होगा कि वो अपने बलबूते पे रियासत जम्मू कश्मीर में सरकार बना पाएगी। रविंद्र शर्मा जी, हमने चुनावी दंगल की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस को कैंडिडेट न तो जम्मू में मिले और न ही कश्मीर वादी में पूरे मिले 100% जहां पर आप चुनावी दंगल में उतरना चाहते थे। और फिर पोल परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, जम्मू सूबे के अंदर जिस तरीके का पोल परसेंटेज मैंने सर्वे करके देखा है उसमें भी डिप हुआ है, कम हो रहे हैं आपके पोल परसेंटेज एज कम्पेयर टू 2013 और उससे पहले वाले चुनाव की अगर मैं बात करूं तो इतनी जो पुख्तगी है कि अपने बलबूते पर जीतेंगे, किस एरिया से? नहीं, देखिए बात यह है कि इतिहास बताता है कि जम्मू सूबे में कांग्रेस पार्टी का परचम हमेशा मजबूत रहा है। महासभा 2014 में जब एक बिल्कुल जो है वो अलग किस्म का वर्डिक्ट जो है वो मैंडेट आया, लेकिन उसका खात्मा हो चुका है। अब ये यूएलबी और पंचायत इलेक्शन को आप उस आईने और पैमाने से मत देखिए, क्योंकि अर्बन बॉडीज के लिए ना तो पूरी तरह से हम तैयार थे और ना कि माहौल था, लेकिन एक चुनाव जो है वो करने का फैसला किया गया दो बड़ी पार्टियों के बाइकाट के बावजूद, और उस माहौल में कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। रविंद्र शर्मा जी, बेनिफिट ऑफ डाउट तो कांग्रेस को, देखिए सवाल मेरा सीधा इसलिए था क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट कांग्रेस को मिलना चाहिए। दो पार्टियां चुनावी दंगल में, अगर एंटी इनकम्बेंसी तो फायदा आपको मिलता। ये कभी नहीं होता, कश्मीर में पार्टिसिपेशन नहीं हुई और वहां अगर कैंडिडेट कहीं के नहीं थे, वो हालात हमने ये संकेत नहीं देना था कि हम चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे, हमने हिस्सा लिया जहां जहां जो कैंडिडेट मिले हुए, लेकिन जिस तरह के से वातावरण था उसके मुताबिक कश्मीर में कैंडिडेट नहीं उतरना वो उनकी मर्जी पे था। ठीक है, मैं टेक्निकल एक सवाल है, उसके बाद मैं एक और मुद्दे पर आपके पास बात करूंगा। लेकिन आज मैं एक दावा करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी तमाम जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं उनसे इस वक्त तीनों खित्तों में मैं समझता हूँ। ठीक है, आप पार्टी के प्रवक्ता है, तर्जुमान है, आपने पार्टी को इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना, ये मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरा टेक्निकल सवाल है। सवाल ये है कि एंटी इनकम्बेंसी को ही मैं मानूं, बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर, दो पार्टियों के अंदर वो वोट बढ़ जाता, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों चुनावी दंगल में नहीं थे, यानी वोट कंसोलिडेट होकर सीधे से कांग्रेस के पास आना चाहिए था, नहीं आया। क्या मैं पार्टी लीडरशिप का फेलियर मानूं या कांग्रेस पर भरोसा नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों का? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के तमाम बड़े नेता जम्मू में मैं मिसाल गिना सकता हूं आपको, उनके जिला प्रेसिडेंट तक, पंचायत में पंच तक इलेक्शन लड़े, कहीं हार गए। मैं नाम लेना नहीं पसंद करूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर सकता हूं। सरपंच के चुनाव लड़े, आप कैसे कहते हैं, सिर्फ उन्होंने बाइकाट या नॉट पार्टिसिपेट करने का एक नारा दिया था, लेकिन नीचे से उनके कैंडिडेट अर्बन बॉडीज में जहां वो दावा कर रहे थे कि 6 हमारे लोग जीते हैं शहर में, और उन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े किए थे। लेकिन अब मैं क्या कहूं कि उन्होंने धोखा दिया या ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कुछ और कहा, लेकिन जम्मू शहर में वो दावा करते थे, उनके कैंडिडेटों के नाम बता सकता हूं जो प्रॉक्सी कैंडिडेट थे, तो वो ट्रांसफर कहां होता। और यही तो डायलमा है कि हमारी जो रीजनल पार्टीज हैं वो कन्वीनियंस से कभी कभी भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करती हैं, लेकिन बैकडोर से सत्ता में एक पार्टी तो बिल्कुल गठबंधन में रही, दूसरी पार्टी भी किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ पावर शेयर कर चुकी है। इसलिए ये कहना कि उनका वोट भी हमको मिलना चाहिए था, कांग्रेस का वोट फिर डबल हो जाता, फिर हम जीतने चाहिए थे, ये सिर्फ एक मैच पॉलिटिक्स है। लेकिन कांग्रेस हमेशा, कांग्रेस ही एक जमात है जो भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का वर्कर ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो टक्कर लेता है। ठीक है, चलिए मैं जरा इसी खबर को आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जम्मू से एक और खबर हमारे पास है, और जम्मू से जो खबर है वो अर्बन लोकल बॉडी जो हमारा जम्मू का है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहां पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर बाकायदा तौर पर इजलास बुलाया गया था, और इजलास कॉर्पोरेटर्स का बुलाया गया जिस दौरान एक करारदाद सामने रखी गई और करारदाद को पास किया गया, जिसमें यह कहा गया कि 74th अमेंडमेंट जो है उसे लागू करवाया जाए लोकल बॉडीज के अंदर। 74th अमेंडमेंट को लेकर आवाज उठी है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, जहां से वो चाहते हैं कि ये कॉर्पोरेशन के अंदर लागू किया जाए। फिलवक्त अगर मैं बात करूं तो 37 अर्बन लोकल बॉडीज जम्मू के अंदर है, जिनमें 32 के करीब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, और अमेंडमेंट चाहते हैं कि 74th अमेंडमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर के इन कॉर्पोरेशन के अंदर लगाया जाए और बाकायदा तौर पर
पर गवर्नर सत्यपाल मलिक के सामने ये मामला जो है वो रखा जा रहा है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। अगर ये अमेंडमेंट होता है तो 5-6 बड़ी चीजें जो है वो सामने आ सकती है, जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड काउंसिल्स, वार्ड कमिटीज, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और फिक्स्ड ड्यूरेशन फॉर म्युनिसिपल बॉडीज, पावर अथॉराइज्ड टू म्युनिसिपल कमिटीज, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फंड। इस पर ये जो 74th अमेंडमेंट की बात आई है, सवाल मेरा रविंद्र शर्मा जी आपसे ये रहेगा कि इसे आप कितना जायज मानते हैं? जिस तरीके से सवाल उठाया गया है, मांग उठाई गई है, कितनी जेन्युइन डिमांड ये है? गौर साहब सुनिए, मैं आपकी और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि 73rd और 74th अमेंडमेंट जब यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना था, उसका हिस्सा मैं भी रहा और वो पार्टी की तरफ से उस वक्त सोच साहब हमारे अध्यक्ष थे और वो जिम्मेवारी मुझे मिली थी जी। इसलिए मैं आपको यकीन से भी कह सकता हूँ कि 73rd और 74th अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर के कानून में दर्ज हो चुकी है और मार्च 2014 में वो जम्मू कश्मीर कानून का हिस्सा बन गई 73rd अमेंडमेंट पंचायत राज, जिसी पे कांग्रेस और एनसी का झगड़ा चलता रहा कि कहाँ करना है। एनसी को कुछ रिजर्वेशन थी, ये तमाम चीजें लोग ये कहते हैं कि अमेंडमेंट करनी है। 73rd और 74th एक मॉडल है जो जिस मॉडल के तहत स्टेट्स में अपने एक्ट में अमेंडमेंट लानी थी, हमने यहाँ पे उसको अपग्रेड करके लाया। ये सारे चीजें जो कहते हैं अमेंडमेंट करो, या तो ये जानकारी की कमी है कि ये सारी चीजें ऑलरेडी अमेंडमेंट करके इनकॉर्पोरेट कर दी गई हैं। अब यह है कि फाइनेंस कमीशन बनाना है, यहाँ ओम्बड्समैन भी बना है। आपको मैं ये कहूँ कि एक उसका फीचर जो जिस मीडिया के रेफरेंस से आप कह रहे हैं, ट्रिब्यून में ये खबर मैंने देख ली जी, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा एंटी करप्शन बॉडी भी जो है वो नेशनल लेवल 73rd 74th करता है, जिसका यहाँ पे एक्ट बन चुका है और पंचायत और अर्बन बॉडी के लिए एक एंटी करप्शन बॉडी बननी है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा क्योंकि जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या जो 73rd 74th आपको कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन चुका है, आइन का हिस्सा है, क्या उसकी बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नर साहब की तरफ से ऐसा हो चुका है? मैं कहता हूं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन, फाइनेंस कमीशन का कानून बना हुआ है लेकिन फाइनेंस कमीशन बनना चाहिए, हम पूरा समर्थन करते हैं। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बनना चाहिए, ये इन्होंने पावर दी थी। मैंने 10 बार ये बयान दी है पार्टी की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन, अब तो चुनाव हो चुका, अब अगले इलेक्शन की बात करेंगे, लेकिन वो बीजेपी ही सरकार में थी। जो बीजेपी आज ये रेजोल्यूशन पास करती है, उसी बीजेपी ने उसको डाइल्यूट किया। जब वो सत्ता में थे उन्होंने 73rd को डाइल्यूट करके इनडायरेक्ट इलेक्शन लाया और बड़ा जस्टिफिकेशन दी हर एक पार्टी के लीडर ने। 74th अमेंडमेंट के लिए फाइनेंस कमीशन क्यों नहीं बैठा, एंटी करप्शन बॉडी ओम्बड्समैन क्यों नहीं बैठा, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं इंडिपेंडेंट बना? ये भारतीय जनता पार्टी को सवाल आज पूछेगा और मैं आज भी पूछूंगा, क्योंकि ये कानून तो हमने बनाया हुआ है। आप लोगों को ठीक है, कानून बना है, इसकी अमल दरामद होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र शर्मा जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात आज हो रही थी जम्मू कश्मीर के हवाले से और जो रेजोल्यूशन, जो करारदाद सामने रखी गई थी अर्बन लोकल बॉडी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कि 74th अमेंडमेंट के इख्तियारात जो है वो तकफीज किए जाए और इन्हें अमेंडमेंट को जो है वो मिनवन अमलाया जाए, इसकी कहीं ना कहीं कांग्रेस भी हिमायत करती है और ये अब होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ग्राउंड पर ये इदारे बने हैं, चुनकर जो लोग आए हैं, उनको बाइख्तियार बनाना भी वक्त की अहम तरीन जरूरत है, ताकि ये इदारे जो है, जमहूरी इदारे जो है, वो और मजबूती के साथ काम कर सके और लोगों की आवाज बनकर उभर सके। तो चलते चलते आपको एक और खबर से भी रूबरू करवाते चले। जम्मू कश्मीर के अंदर मेडिकल कॉलेजों का कयाम अमल में लाना एक दरीना ख्वाब है और इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत की तरफ से मुआवनत का ऐलान वक्फन भी किया गया, लेकिन फिलहाल बात यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर उस तरीके से यह काम मुकम्मल नहीं हुआ जिस तरीके से हंगामी बुनियादों पर करना था। लेकिन हालात और वाक़ात को देखते हुए उसके बावजूद भी मरकजी हुकूमत की तरफ से माली मुआवनत नहीं रोकी गई है और 260 करोड़ रुपया जो है दोबारा माली मुआवनत जो है वो 5 मेडिकल कॉलेजों के लिए फराहम की गई है। और बाज़ाब्ता तौर पर कल
सिविल सेक्रेटरीट जम्मू के अंदर इस बात का खुलासा पेश किया गया कि 560 करोड़ रुपया जो है वो 5 नए मेडिकल कॉलेजों के कयाम के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से वागुजार किए गए हैं और माना जा रहा है कि अगले साल तक ये सारे 5 मेडिकल कॉलेज जो है वो फंक्शनल होंगे और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI की जो गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा और तकरीबन 500 स्टूडेंट्स 500 तालिब इल्म जो है वो इन मेडिकल कॉलेजों में हिस्सा ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। उम्मीद करें कि ये मेडिकल कॉलेज बने क्योंकि काफी सियासत इन मेडिकल कॉलेजों पर भी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिली थी जब ये अनाउंस हुए थे गुलाम नबी आजाद साहब के टेन्योर में और उसके बाद लगातार इनको बनाने की बात हो रही थी। कभी स्टाफ नहीं तो कभी पैसा नहीं, लेकिन अब बात यह सामने आई है कि एक बार फिर मरकज की तरफ से फराग दिलाना इमदाद का ऐलान किया गया है ताकि ये प्रोजेक्ट पाए तकमील तक पहुंच सके। चलिए नाज़रीन मोहतरम, ये थे आज के मौज़ूआत जिन पे हमने बात की। अपने मेज़बान साहिल अमीन और इशफाक गौहर को आज का प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की दीजिए इजाज़त। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।